दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा में एक किसान आम के बगीचे की रखवाली करता था। अपनी पत्नी के साथ दिन भर बगीचे में बैठा रहता था। उसकी एक बेटी दोपहर को खाना बनाकर लाया करती थी और उसके बाद पति पत्नी खाना खाते थे, तब तक वो बगीचे में घूम घूम कर रखवाली करती थी। इसी दौरान एक लड़के की उस पर नजर पड़ती है। लड़का कुछ दिनों के लिए उस गांव में आया हुआ था। एक बहुत ही अमीर ज्यादा और रईस होता है। जब उस पर नजर पड़ती है, उसका पहली नजर में दीवाना बन जाता है और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाता है। चिकनी चुपड़ी बातें करता है, शादी का झांसा देता है और वो भी दोस्तों उसके बातों में आ जाती है। कई बार जो है उन दोनों की मुलाकात होती है। इसका परिणाम ये होता है कि जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद वो लड़का वहां से फरार हो जाता है, या यूं कहे कि कुछ ही दिन के लिए उस गांव में आया था, वापस चला जाता है। कई महीने बीत जाते हैं। लड़की के समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे। अब दोस्तों, उसके बाद जो होता है एक बहुत ही हैरान कर देने वाली अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की। एक व्यक्ति जिनका नाम दुष्यंत चौहान होता है। उनके पास हजारों बीघा जमीन थी। आज के जमाने में भी उनका लंबा चौड़ा परिवार था, देश विदेश तक फैला हुआ था। उनके 4 बेटे थे। एक बेटे का नाम, सबसे छोटा जो बेटा था उसका नाम चंद्रमोहन होता है। चंद्रमोहन दिल्ली में रहकर पीएचडी की पढ़ाई करता था। और जो दुष्यंत थे, अपनी खेती बाड़ी अपने कर्मचारियों के साथ 2-4 नौकर चाकर थे, वही सब देखा करते थे। उनके और जो बड़े बेटे थे उनकी शादी हो चुकी थी। कोई मुंबई में रहता था, कोई दिल्ली में रहता था। ऐसे ऐसे जगह जगह पर लोग बसे हुए थे। सब नौकरी करने वाले लोग थे, बड़ी बड़ी नौकरी करते थे। जो चंद्रमोहन था वो भी पढ़ाई कर रहा था। तो जो दुष्यंत थे, उनके पास एक बगीचा होता है, करीब 100 बीघे का आम का बगीचा। वो बगीचा हर साल एक व्यक्ति खरीदा करता था जिसका नाम रामलाल होता है। रामलाल उनका बहुत करीबी था। 1-1.5 किलोमीटर दूर उसका गांव था, वहीं पर उसका घर होता है। तो वो हर साल उस बगीचे को खरीदा करता था। लोग ज्यादा भी पैसा देते थे, लेकिन वो रामलाल को ही दिया करते थे। कहते थे हमारे पास बहुत कुछ है, सिर्फ बगीचे ही की कमाई से हमारा कुछ थोड़ी होने वाला है। तो इस हिसाब से वो रामलाल को ही वो दिया करते थे। और रामलाल अपनी पत्नी के साथ वो बगीचे की रखवाली जब भी आम का सीजन था वो किया करता था। तो उनकी एक बेटी थी रामलाल की, जिसका नाम सविता होता है। सविता की उम्र करीब 21-22 साल की थी। उसकी वो शादी करने की सोच रहे थे कि अगले साल उसकी शादी करेंगे। सविता जो है दोस्तों, वो खाना बनाकर उनके लिए लाया करती थी, अपने माता पिता के लिए। जब तक वहाँ बैठते थे, खाना खाते थे, तो आम की वो बगीचे की देखभाल करती थी। कुछ आम वगैरह गिरे पड़े रहते थे तो उसे ले आती थी और देखती थी कि कोई नुकसान करने वाले तो इसमें नहीं है। इस तरीके से दोस्तों वो वहां पर 2-3 घंटे रहा करती थी। उसके बाद फिर अपने घर चली जाती थी। इसी दौरान बात है 2017 की, जब ये कहानी शुरू होती है। जो चंद्रमोहन था वो कुछ दिन के लिए अपने घर आया हुआ था, उसी आम के सीजन के दौरान। और एक दिन वो आम के बगीचे में टहलने के लिए जाता है और उसी दौरान जो है सविता वहां पर खाना लेकर गई हुई थी। वो घूम रही थी बगीचे में। चंद्रमोहन की नजर जब सविता पर पड़ती है दोस्तों, उसकी सादगी का, उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है। देखता है तो देखते ही रहता है। सविता भी उसे देखती है। तो वो कहती है कि इधर कहाँ जा रहे हो, इधर रास्ता नहीं है। वो चंद्रमोहन को नहीं जानती थी कि ये इन्हीं का बगीचा है। वो कहता है कि मुझे पता है रास्ता नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मेरा बगीचा है तो मैं देख रही हूँ, घूम रही हूँ कि कहीं कोई घुस ना जाए। तो वो कहते हैं कि बगीचा तो मेरा भी है और तुम मुझे न जानती नहीं हो। वो कहती है कौन हो आप। तो बताता है कि मैं जो है दुष्यंत चौहान का बेटा हूँ। अब दोस्तों, वो सुनते ही ये बात डर जाती है और उसके बाद माफ़ी मांगती। कहती माफ़ कीजिए, आपको अगर आम वगैरह चाहिए तो मैं तोड़ कर दे देती हूँ,
तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे आम चाहिए, लेकिन उस कोने पर चलो, वहां पर एक पेड़ है, उसका आम चाहिए। दोस्तों वो वहां से दूर लेकर जाता है एकदम बगीचे के कोने में, और उससे बातें करने लगता है। क्या करती हो, कितना तक पढ़ाई करी हो, कहाँ रहती हो। तो सविता उसके हर एक बातों का जवाब देती है। 10वीं तक वो पढ़ी हुई थी, और कहती है कि मैं घर पर ही रहती हूँ। फिर चंद्रमोहन कहता है तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, बहुत सीधी सादी हो, बहुत भोली हो, गांव की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, और वो बस अपने काम से मतलब रखती हैं, शहर की लड़कियां दूसरे टाइप की होती हैं। यही सब बातचीत करता है, और उसके बाद फिर वो वापस आ जाता है। अगले दिन फिर उसी टाइम, वो चूंकि पूछ चुका था कि यहाँ पर कब आती हो, उसी टाइम दोपहर को वो जाता है, और फिर उसकी मुलाकात सविता से होती है। तो उस दिन कुछ और बातें होती है, और इसी दौरान दोस्तों वो प्यार भरी बातें करने लगता है। सविता को भी वो अच्छा लगने लगता है। वो भी उसके बातों का जवाब देती थी, सोचती है कि अगर नाराज हो जाएंगे तो इन्हीं का बगीचा है। फिलहाल उसे अच्छा भी लगता है। तो उसे पता चल जाता है कि ये रोज दोपहर को आती है, उसके बाद अपने घर जाती है, तो 2-3 घंटे वहां पर अकेली रहती है। रात को इसकी माँ जो है घर पर जाती है। तो वो कहता है कि अकेले में तुमसे मिलना है। वो कहती है अकेले में ही तो मिलते हो। कहता नहीं, ऐसे नहीं, कहीं घर में किसी कमरे में। वो दोस्तों सोच विचार में पड़ जाती है। कहती नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, कहाँ मिलोगे। कहता है कि कहीं भी, तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता है। तो वो कहती है ठीक है। दोस्तों उसका भी मन बदल जाता है, और उसके बाद जब वो खाना देकर जाती है अपने घर पे, तो ये जो है उसके घर पे पहुंच जाता है। कार से जाता है, अपने दोस्त के साथ जाता है, और वहां पर दोस्त उसे उतार देता है, आगे निकल जाता है। दोस्त से क्या मतलब कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों वो घर में चला जाता है, सविता के साथ बैठता है, बातें करता है, और फिर उसके बाद जो उसके मन में आता है वो करता है। और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। तो सविता बहुत मना करती है, कहती है नहीं, ऐसे नहीं, और ये गलत है, और आप बड़े लोग हो। वो कहता है अरे मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। कहती नहीं, मुझे पता है आप मुझसे शादी नहीं करोगे, ऐसे कैसे आप मुझसे शादी कर लोगे, मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। कहता है औकात से क्या होता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये सब थोड़ी देखता हूँ, और मैं सबको एक बराबर समझता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों वो सोचती है, विरोध नहीं कर पाती। दोस्तों जो उसके मर्जी, वो अपने इरादों में चंद्रमोहन कामयाब हो जाता है। उसके बाद वहां से चला आता है, और फिर ये सिलसिला दोस्तों जब तक हो रहा, वहां पर 10 दिन तक ये चलता रहा। 10 दिनों के बाद उसे जाना था वापस। वो चला जाता है दिल्ली अपनी पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था। वहां चला जाता है, और इधर ये अपने काम में लग जाती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद इसे पता चलता है कि इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों वो गर्भवती हो जाती है। अब ये बात वो किससे कहे, कहाँ जाए, किससे बताए, किसी से बता नहीं सकती थी। सोचती है कि अगर किसी को पता चल जाएगा, तो जो इसके पिता हैं, इतना बड़ा इनका घराना है, तो ये लोग तो मुझे मार कर दफना देंगे, और मुझे मार देंगे कोई बात नहीं, मेरे माता पिता की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए वो किसी से कुछ कहती नहीं। जब 4-5 महीने बीत जाते हैं, वो अपने स्तर से कुछ इधर उधर की देसी चीजें खाती है कि इससे भी जो है उसकी जो परेशानी हो दूर हो जाए, लेकिन दोस्तों वो होती नहीं है। और जब 4-5 महीने बीत जाते हैं, तो एक दिन रामलाल के घर के ही बगल में कुआं था, और दोस्तों उस कुएं में पानी था, और फिर वो उसी में छलांग लगा देती है, ये सोचकर कि इससे जो है अब कहानी खत्म हो जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मौत जब तक ना आए, तो दोस्तों कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। यही हाल जो है सविता के साथ होता है। उसमें कूदती तो है, लेकिन जो पानी का स्तर था वो इतना नहीं था कि उसमें वो डूब सके। फिलहाल रात को कूदी हुई थी, सुबह जो है उसी में वो खड़ी थी। उसके माता पिता जब देखते हैं कि वो कहाँ गई, दोस्तों
उनकी नज़र कुएं में पड़ती है। उसे बाहर निकाला जाता और कहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। कहती है कि मैं गिर गई रात को। कहते तूने आवाज़ नहीं लगाई, चिल्लाई नहीं, क्या बात हो गई। फिलहाल वो उसे उसे जो चोट लगी थी थोड़ी बहुत, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर जब जांच करते हैं तो पहली नज़र में वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस लड़की के साथ तो कुछ गलत हुआ है। और उसके बाद बात खुल जाती है कि आखिर में मामला क्या है। उसके माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो दोस्तों बहुत दुखी होते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर गुस्सा भी आता है। सुन के समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। डॉक्टर से कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दो कि ये इसे छुट्टी मिल जाए। वो हाथ खड़े कर देते हैं, कहते नहीं ऐसा अब नहीं हो सकता और मैं किसी का हत्यारा नहीं बन सकता, इसीलिए आप कहीं और लेकर जाओ। दोस्तों वो जहां भी जाते हैं डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और फिर वो उसे लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सोचते हैं अब करें तो क्या करें। दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि इसको जो है वो मार दिया जाए, कुछ खिलाकर इसका जो है जीवन लीला वो समाप्त हो जाए। लेकिन उसके बाद भी बात खुल जाती। गांव में जब पता चलता अरे ऐसे कैसे हो गया, पुलिस वगैरह का भी डर था, तो रामलाल जाते हैं दुष्यंत चौहान के पास। उनसे बात करते हैं कि साहब, उनका पैर पकड़कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसे बहुत बड़ी मैं परेशानी में हूँ और आप मेरी मदद कीजिए, कुछ सलाह दीजिए कि जिससे मैं इस परेशानी से पार पा सकूं। कहते हैं क्या बात है रामलाल, बताओ, ऐसे मत रो यार, अच्छा नहीं लगता, क्या बात है, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, बताओ क्या बात है। अब दोस्तों रामलाल कहता है कि देखो मुझे अपनी बेटी के साथ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन पुलिस वगैरह ना आए, आप संभाल लेना। और क्योंकि वो ऐसा ऐसा कर चुकी है। वो कहते हैं पागल हो रहे हो, क्यों ऐसा तुम कर रहे हो, और जिसने भी ऐसा किया है तो उसको पकड़ो, उसको ढूंढो, अगर वो शादी करने लायक है तो शादी कराओ। कौन है वो लड़का, कुछ बताया उसने। दोस्तों वो सन्न हो जाते हैं, कहते बताओ, कुछ तो बताया होगा तुम्हारी बेटी ने। अब वो बता देते हैं कि साहब जो आपका छोटे बेटे थे चंद्रमोहन जो आए हुए थे, उन्हीं का ये किया धरा। अब इतना सुनते ही दोस्तों आग बबूला हो जाते हैं। कहते रामलाल तुम सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने तो यही बताया है, मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक, अपनी बेटी को बुलाओ। दोस्तों वो सविता को बुलाते हैं। सविता से अकेले में बात करते हैं। सविता उन्हें सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से बता देती है तो उसकी बातों में सच्चाई थी। और दुष्यंत जी जो है वो समझ जाते हैं कि लड़की झूठ नहीं बोल रही है। उसके बाद वो बड़े चिंतित होते हैं, सोचते हैं यार लड़के ने तो बहुत गलत किया है, हमारे ही करीबी के लड़की के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद फिर वो सविता से कहते हैं कि तुमने क्यों किया। वो बोली साहब मैं मना कर रही थी, लेकिन अब वो माने नहीं। कहते ठीक है, तुम अपने घर जाओ। उसके बाद वो अपने बेटे को बुलवाते हैं, चंद्रमोहन को फोन करते हैं कि बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है और बस तुम आ जाओ। दोस्तों चंद्रमोहन भागा भागा अगले दिन आकर घर पहुंच जाता है। जब घर आता है तो उसे वो बिठाते हैं और पूछते हैं बेटा तुमने ये क्या किया, हमारे ही गांव की लड़की के साथ, हमारे ही करीबी के लड़की के साथ, गांव के बगल की लड़की है, तुम्हें ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा, और वो भी शादी का झांसा देकर। उससे बोले मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम शादी करोगे उससे, हिम्मत है तुम्हारी। अब वो दोस्तों उसे इतना डांटते हैं कि वो जो है एक चुप हजार चुप। वो कहते हैं जवाब दो, करोगे शादी, क्यों किया तुमने ऐसा। अब दोस्तों चंद्रमोहन था, वो कहता है कि हाँ पापा मैं तो शादी कर लूंगा। तो बोले फिर पहले क्यों नहीं तूने बताया कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, और तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी। वो कहता है कि क्योंकि परिवार की इज्जत का सवाल था कि बदनामी होगी, और मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। दोस्तों खुले विचारों का पीएचडी करने वाला वो लड़का था,
सारी चीज़ें बता देता है, गलती हो गई लेकिन मैं शादी कर लूँगा। वो कहते हैं कि शादी कर लेगा लेकिन कल को ले जाके इसको मार दे या सताए तो फिर बता इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो दोस्तों रामलाल से बात करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि जो कृत्य उसने सविता के साथ किया वही कृत्य उसने दिल्ली में भी किसी लड़की के साथ किया हुआ था। उसे भी शादी का झांसा वो देता रहा। अब दोस्तों रामलाल से बात करते हैं कि देखो ऐसा है कि अपनी बेटी की हमारे लड़के से शादी करवा दो। अब ये हैरान हो जाते, कहते साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आपकी बदनामी होगी, आपका नाम है, आपका नाम खराब होगा। हमारा क्या, हमारे लिए तो ये तो 7 जन्म में भी नहीं सोच सकते थे कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, लेकिन आपकी बड़ी बदनामी होगी। कहते कुछ नहीं बदनामी होगी और कर दो। जब चंद्रमोहन की माँ ये बात सुनती है तो वो भड़क जाती हैं, ऐसे कैसे। वो समझाते हैं, कहते हैं ये जो जमींदारी जागीरदारी जो हमने अभी तक बचा कर रखा है, बहुत वसूलों से हमने बचा कर रखा है। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी। तो इसीलिए लोग मेरा मान सम्मान करते हैं और इसकी वजह से हमारा सारा जो इतने बरसों का बनाई, हमारी जो इज्जत है इतने बरसों से बनाई हुई, वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इज्जत की बात छोड़ो, इसने हमारे करीबी के लड़की के साथ ऐसा किया, वो भी लड़की है, कहीं और शादी कर लेगा जैसे तुम्हारे और 3 बेटे किए हैं अपनी मर्जी से, उनको लेकर दूर रह रहे हैं, तो कहीं और कर लेगा तो ये भी वैसे रहेगा, तो वो भी लड़की है, तो अच्छी बात है, शादी इसको करनी पड़ेगी। दोस्तों सविता से पूछा जाता तो हाँ कर देती है और फिर जो है इनका एक कोर्ट मैरिज करा देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा होने से पहले शादी हो जाए तो फिर जो है बदनामी नहीं होगी। कोर्ट मैरिज करा देते हैं और उसके बाद वो उसके साथ दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद दोस्तों वो जो दूसरी लड़की थी जिसका नाम रागिनी होता है, जो कि वो भी पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी चंद्रमोहन के साथ, उसके साथ भी वो पिछले 2 सालों से बहुत ही गहरे जो है वो बंधन में थे, रिलेशन में। और वो भी कह रहे थे मैं शादी करूंगा। वो भी खुश थी, दिल्ली की ही लड़की थी कि चलो बड़े घर का है, जमींदार है और देश विदेश में इनके जो भाई हैं उन सबका नाम है, इनके चाचा ताऊ रहते हैं, एक सम्मानित परिवार है। अब दोस्तों वो भी थी कि मैं शादी करूंगी, लेकिन जब ये बात पता चलती है रागिनी को, तो वो तो पढ़ी लिखी थी, पीएचडी कर रही थी, पूरा आसमान अपने सर पे उठा लेती है, कहती मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मरवा दूंगी, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी और तुम्हारा जो जो है जितनी भी बनी बनाई इज्जत है सब मिट्टी में मिलवा दूंगी। वो भड़क जाती है। अब इनके समझ में नहीं आता ये करे तो क्या करे। फिर जाते हैं अपने पिता के पास, कहते हैं कि पापा ऐसी ऐसी बात है और मुझसे गलती हो गई थी। तो पहले तो वो 2-4 जूते लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बेटा अब बताओ क्या करूं। कहते हैं कि अब आप ही बताओ। कहते हैं जो इनकी लड़की है रामलाल की, इसे तो तुम छोड़ नहीं सकते, इससे तो तुम शादी कर चुके हो, उधर अपना निपटारा करो। क्या वो चाहती हैं, उनका शादी करना चाहती तो साथ में रहें, अब तुम्हें 2-2 करनी पड़ेगी। फिर ये लोग बात करते हैं रागिनी के परिवार से, रागिनी से। रागिनी कहती हरगिज नहीं, मैं ऐसे कैसे अब इससे शादीशुदा से शादी कर लूंगी। कहते फिर क्या चाहिए। कहते मुझे हर्जाना चाहिए, जुर्माना चाहिए। कहते ठीक है, जुर्माना हर्जाना कितना चाहिए। दोस्तों 25 लाख रुपए। मौके की नजाकत को देखते हुए जो रागिनी और रागिनी के माता पिता थे 25 लाख रुपए की डिमांड करते हैं कि इतना पैसा दो, वरना फिर हम तो कंप्लेन करेंगे, शादी का झांसा देकर ये वो तमाम चीजें, मुकदमा कराएंगे। दोस्तों उस बेटे की गलती के कारण आखिरकार दुष्यंत जी को 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं रागिनी को, और उसके बाद फिर जो है उनका निपटारा होता है। ये बात और है कि जो चंद्रमोहन था वो दोस्तों सविता को जान से ज्यादा प्यार करता था और
उसे पत्नी के रूप में पाकर बहुत ही वो खुश था, उसे किसी बात का कोई शिकवा गिला नहीं था। दोस्तों, उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से रहने लगते, बहुत शानदार तरीके से। इनकी पीएचडी कंप्लीट होती है, प्रोफेसर बनते हैं। आज भी ये दिल्ली में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, जो सविता है वो, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 2 बच्चे हैं इन सविता और चंद्रमोहन के। तो दोस्तों, लाख लाख शुक्र है दुष्यंत चौहान जी का। अगर कोई और होता तो शायद ये डिसीजन नहीं लेता जो उन्होंने लिया। फिलहाल ये रही सविता और चंद्रमोहन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।